नमस्कार दोस्तों, वाइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। और आज की कहानी का नाम है भूत से शादी। तुम सिर्फ मेरी हो, हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये शब्द किसी इंसान के नहीं, ये शब्द हैं एक ऐसी अतृप्त आत्मा के जो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसका शिकार हुई एक दुल्हन जो अपने घर से विदा तो हो गई थी, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहनें थीं, एक जैसी, दोनों बहुत ही सुंदर थी। पढ़ाई खत्म हुई तो उन दोनों के रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत बीमार रहते थे और भाई छोटा था, इसलिए उनके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों न दोनों की शादी एक साथ ही करा दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। दोनों की शादी अपने हाथ से कर जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे अच्छे परिवारों में हो गया। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपनी अपनी ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी उसका नाम कंचन था। उसे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसके पति अनमोल ने कहा कि ये सुनसान जगह है, यहाँ रुकना सही नहीं है। इस जगह लूटपाट होती रहती है, आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। वो सब गाड़ी से उतरे, कंचन को उतारा, तब वह चुप हुई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जबकि उस समय जून का महीना था और बहुत गर्मी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने कंचन से कहा कि चलो घर पर चलते हैं, रात को यहाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन कंचन चाहकर भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे आवाज दी पर वह बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत डर भी गई थी कि ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अनमोल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वह अपनी ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसके बस ननद और जेठ थे। उसकी सास अनमोल को जन्म देकर चल बसी थी। उसकी ननद ने उसे कमरे में बैठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अनमोल उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। वह फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वह डर गया और कंचन भी बहुत डर गए। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर कंचन और अनमोल बहुत डर गए। वो उस कमरे से बाहर आ गए। दीदी ने पूछा क्या हुआ अनमोल, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? अनमोल ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। अनमोल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वह किसी से कहता है तो क्या पता कोई उसका यकीन करे या ना करे। इसी सोच में और भी दिन भर की थकान के कारण वह वहीं बरामदे में सो जाता है। कंचन भी वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन वह भी किसी से कुछ नहीं कहती। अगले दिन वो दोनों अपनी कुल देवी दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पर पुजारी जी कंचन को आशीर्वाद में माता की चुनरी देते हैं। वे सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट आती हैं। रात को खाना खाकर वे भी अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आते उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वे दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। अनमोल रसोई में जाता है
तो वहाँ बहुत सारे बर्तन जमीन पर पड़े थे। वह चारों ओर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी कंचन के चीखने की आवाज आती है। वह भागकर कमरे में जाता है तो देखता है कंचन डर कर एक कोने में खड़ी है। वह उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, तो वह उस कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है। वह देखता है कि उसकी शादी के कपड़े अपने आप ही जलने लग रहे हैं। वह आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें जले हुए कपड़ों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। वह उसके साथ अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी बड़ी बहन सुनीता भी आई हुई होती है, जो बहुत खुश थी। वो सबके अपने ससुराल वालों की बातें बताती है, वहाँ पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर वो कंचन से पूछती है कि तुझे क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोल रही। कहा तू एक मिनट भी चुप नहीं बैठती थी, अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ, अनमोल ने कुछ कहा? नहीं दीदी, अनमोल तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह सबसे इस बात को छिपा गई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उसे हर वक्त ये महसूस होता जैसे उसके आसपास कोई है। वह बहुत ही डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा, पर उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद अनमोल उसे लेने आ गया। घर वालों ने अनमोल से भी पूछा कि क्या कोई बात है। जब से ये आई है पता नहीं कहाँ खोई है, न ठीक से खाती पीती है और हर वक्त डरी हुई सी रहती है। लेकिन अनमोल ने भी कुछ नहीं कहा। वो कंचन को लेकर घर वापस आ गया। रात में जब वह काम खत्म करके कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। ये बात उस भूत से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अनमोल पर हमला करने की कोशिश की, पर वह उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। वह गुस्से से छटपटाने लगा और वह उन दोनों के सामने अपने असली रूप में आ गया। अनमोल और कंचन को साथ देकर वह गुस्से से पागल हो गया और वह अपने असली रूप में सामने आ खड़ा हुआ। अनमोल और कंचन बहुत बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वह गुस्से में अनमोल से बोला, दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के लिए धागे से बच गए, लेकिन कब तक? पूर्णिमा के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जब कंचन अपने घर आई हुई थी तब अनमोल पंडित जी के पास गया था और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा कंचन के लिए। पंडित जी ने कहा था कि ये धागे कुछ दिन ही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, उससे पहले ही तुम्हारे लिए कुछ और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पुजारी जी से मिलना पड़ेगा। तब तक तुम दोनों की रक्षा के लिए करेंगे। धागे के कारण वह उनको छू नहीं पा रहा था। वह गुस्से से पागल होकर सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर वह वहां से चला गया। वो दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। कंचन ने अनमोल से कहा, कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अनमोल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ। अनमोल पंडित जी के पास जाता है तो वह उसे बताते हैं कि मेरे बड़े पुजारी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही खतरनाक है, उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वे आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की जरूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। अनमोल सब सामान ले आया और दोनों शाम का इंतजार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों आ गए और बताए हुए सामान को लेकर
अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा और जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। कंचन और भी डर गए। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अनुष्ठान पूरा करने के बाद पुजारी जी ने कहा कि अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे के पास बैठे। दोनों अलग अलग सो गए। सुबह उठे तो वे अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे आज दोनों। शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया था, लेकिन आने वाले खतरे से वे बिल्कुल बेखबर थे। आज अनमोल कंचन के लिए बाजार से नई साड़ी लाया था। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। कंचन को भी वह साड़ी बहुत पसंद आई। शाम को खाना बनाने के बाद वे उसने अनमोल को खुश करने के लिए वह साड़ी पहनी। कंचन उस साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। अनमोल तो उसका दीवाना हुआ जा रहा था। खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने के लिए आए। अनमोल ने कंचन का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया। फिर वे दोनों बातें करने लगे कि तभी अनमोल का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से बहुत सी अजीब सी आवाज आ रही थी। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। फोन अपने आप ही कट गया। फिर बार बार फोन बजने लगा, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों बहुत परेशान हो गए और अनमोल ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। कंचन को प्यास लगी तो वह किचन में पानी पीने के लिए गई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। वह बिना पानी पिए ही वापस आ गई। अनमोल ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है और उसने अनमोल से कहा कि कुछ नहीं है, मैं बस थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। अनमोल कहता है कि ठीक है, तुम सो जाओ और अभी थोड़ी देर बाद बाहर टीवी देखता हूँ। कंचन सो जाती है और अनमोल टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे भी महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है तो उसे वहां दो आंखें दिखाई देती है जो लगातार उसे ही देख रही थी। वह डर जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। इसके कारण उसे नींद भी नहीं आती। वह सोचता है कि ये फिर से आ गया, कैसे बचेंगे हम इससे। यही सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। आज कंचन का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है और वह उसके साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ देखती है कि वह सूख कर काटा हुई जा रही थी। न जाने क्या बात है, कुछ बताती भी नहीं। एक दिन उसकी माँ से उसका हाल देखा नहीं जाता तो वह उसे जोर जोर से डांट लगाती है और कहती है कि जो भी कारण है सब सच सच बताओ। पहले तो वह अपनी माँ को टाल देती है, पर जब वह नहीं मानी तो वह उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह इस बात का हल जरूर निकालेंगे। वो ये बात कंचन के पापा से कहती हैं तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। कंचन की माँ अपनी एक सहेली से इस बात का जिक्र करती है तो वो उसे एक मौलवी जी के पास लेकर जाती हैं। मौलवी जी से वह सारी बातें बताती हैं जो भी कंचन ने उन्हें बताई थी कि किस तरह से एक भूत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। वो सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर अल्लाह का ध्यान लगाकर देखते हैं कि कंचन के साथ क्या क्या हुआ और वो भूत कब से उसके पीछे है। फिर वह अपनी आंखें खोलते हैं और कंचन की माँ से कहते हैं कि वह बहुत ही खतरनाक भूत है। वह कंचन को अपनी पत्नी मानता है और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। कंचन की माँ बहुत डर जाती है। फिर वे उनसे पूछती हैं कि
क्या कोई उपाय नहीं है जिससे कंचन की जान बच जाए? वह भूत उसका पीछा छोड़ दे। वह उन्हें बताते हैं कि उपाय है पर बहुत कठिन है और अगर जरा सी भी गलती की तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। वो बोले, कुछ भी कीजिए पर मेरी बेटी की जान बचाइए। तब उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, तब तक तुम कंचन से कुछ भी मत कहना। उसे ये भी मत बताना कि तुम यहाँ आई थी। वो एक शीशी में उन्हें जल देते हैं और कहते हैं कि ये जल कंचन के कमरे में छिड़क देना और अनमोल को भी बुला लेना। मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊंगा और कंचन की मदद करूंगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया था, कंचन की माँ ने सब कुछ वैसे ही किया और कंचन से कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन फोन करके अनमोल को भी अपने घर बुला लिया। अचानक से अनमोल को वहां आया देख कंचन चौंक गई, पर अनमोल ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि माँ ने अनमोल को सब बता दिया था और कंचन से कुछ भी कहने को मना कर दिया था। अनमोल ने कंचन से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह मिलने आ गया। फिर कंचन ने कुछ नहीं पूछा बल्कि वह खुश हो गई अनमोल को वहां देखकर। सबको शाम का इंतजार था। एक अनजाने डर से सभी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शाम की अजान के बाद मौलवी जी उनके घर आए तो कंचन को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसे यह अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। वह डर गई कि कहीं वो भूत यहाँ न आ जाए और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना कर दे। वो यही सब सोच रही थी कि सच में उसे एक साया अपने आसपास महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और जोर जोर से सांसें ले रहा है। कंचन को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा है। वह उसके कान में कुछ कह रहा है। कंचन का गला सूख जाता है पर वह कुछ न कुछ कह पाती है और ना ही वहां से कहीं जा पाती है। वो वहीं जड़ हो जाती है। वो उसके कान में कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, इन सब से कहो कि उसे ये बाहर भेज दे। वो इंसान हमें अलग कर देगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। कंचन कहती है कि कौन इंसान? कंचन ये कहते ही बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं तो देखते हैं कि कंचन बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर मौलवी जी अंदर आते हैं तो वे सबसे पहले कहते हैं कि भूत को पता लग चुका है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए उसने इस पर अपना कब्जा करने की कोशिश की है। इसे एक रस्सी से बांध दो और कोई भी इसके पास मत जाना। अनमोल कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो? वो डर जाएगी और फिर इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सभी अनमोल को समझाते हैं कि बहुत मुश्किल से इस बात के लिए तैयार होता है। कंचन को रस्सी से बांध देते हैं। फिर वे मौलवी जी के कहे अनुसार सारे काम करने लगते हैं। धीरे धीरे कंचन को होश आता है तो वह पूछती है कि उसे ऐसे क्यों बांध रखा है और ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम सब? अनमोल कंचन के पास जाने को होता है तो मौलवी जी उसे रुकने का इशारा करते हैं। अचानक से कंचन की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है। वह अनमोल से कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ और आज मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। कोई भी हमारे बीच में आया तो वह नहीं बचेगा। तभी उस पर वे जल डालते हैं तो वह कराहने लगता है। कहता है कि ये सब करके तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकते, ये मेरी पत्नी है। तब वो गुस्से से पूछते हैं कि भूत की कोई पत्नी नहीं होती, इसका पति अनमोल है, तुम नहीं। इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ये जल मुझ पर मत डालो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये मेरी पत्नी कैसे है, कैसे हमारी शादी हुई। फिर वह बोलने लगा, आज से 16 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी शादी थी। बहुत खुश था मैं। खुशी खुशी सारी रस्में निभाई जा रही थी। मेरी माँ और पिताजी भी बहुत खुश थे। बारात लेकर हम लड़की वालों के यहाँ गए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा स्वागत हुआ। आज हमारी शादी थी।
और हम अब तक भी उस लड़की को नहीं देखा था जिससे हमारी शादी हो रही थी। बड़े बेचैन थे पर निश्चिंत थे कि जब माँ को पसंद है तो हमें भी पसंद आ जाएगी। हम खुशी खुशी सारी रस्में निभा रहे थे कि अचानक लड़की पक्ष में अजीब सा माहौल हो गया। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूछने की कोशिश की तो कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। हमारा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लड़की के पिता हाथ जोड़कर हमारे सामने आ खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो कहा वह सुनकर हम सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई है, वह किसी और से प्यार करती थी। हमने बहुत समझाया, सोचा एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन वह हम सबको धोखा देकर भाग गई अपने प्रेमी के साथ। हमें माफ कर दें। यह कहकर वो फूट फूट रोने लगे। अब हम क्या कर सकते थे। बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। बारात बिन दुल्हन के वापस लौट आई। हम उदास रहने लगे। दोस्त सामने तो भले बनते पर पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते। उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग पर इतना असर कर गई कि एक दिन हमने गांव की नदी में कूद गए और अपना जीवन समाप्त कर लिया। हमने देखा हमारे शरीर को वो सब जला रहे हैं, हमारे परिवार वाले सब रो रहे हैं। हमसे ये सब देखा नहीं गया और हम वहाँ से भटकते हुए यहाँ आ गए। तब से हमें जो भी दुल्हन मिलती है हमें वो अपनी पत्नी लगती है। पहले भी हम दुल्हन के साथ ऐसा कर चुके हैं पर फिर वो हमसे बच जाते हैं, लेकिन कंचन के साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, इसे हम नहीं छोड़ सकते। मौलवी ने पूछा कि कंचन के साथ तुमने फेरे कैसे लिए? तब उसने जो बताया उसे सुनकर सब चौंक गए। उसने बताया कि कंचन जब मेहंदी लगवाकर अपने घर वापस लौट रही थी तभी मैं भी रास्ते से उसके पीछे आ गया। अनमोल से जब इसकी शादी हुई तब मैं अनमोल के शरीर में चला गया और मेरी और कंचन की शादी हो गई। अब ये मेरी पत्नी है। 16 साल से मैं पत्नी के लिए भटक रहा था, अब जाकर मुझे मेरी पत्नी मिली है। इतना कहकर वो उसके शरीर से चला गया और वह फिर से बेहोश हो गई। सभी ने मौलवी के सामने हाथ जोड़े और कहा, कैसे भी करके कंचन को बचाओ। तब उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और अपनी विधि शुरू कर दी। उस भूत ने कंचन के शरीर को घायल करना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से उस पर काबू करके उन्होंने अपनी प्रक्रिया फिर से शुरू की। थोड़ी देर बाद कंचन को होश आया तो उसने देखा सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने अनमोल से कहा कि उसके हाथ खोल दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। अनमोल जैसे ही खोलने के लिए चला उन्होंने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मौलवी ने बहुत मुश्किल से उस भूत पर काबू पाया और उस भूत को नष्ट कर दिया। फिर कंचन और अनमोल अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।